सभी बच्चों को मेरा नमस्ते अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अमित दीक्षित पर। आप लोगों ने आगे के टॉपिक की बात की थी, तो आगे का टॉपिक जो है अब हम अगर डायनोफ्लैगेलेट्स की बात करें तो ये अति सूक्ष्म एक कोश की समुद्री शैवाल होते हैं। ये क्या है? ये अति सूक्ष्म कैसे होते हैं? एक कोश की और समुद्री शैवाल है। ये क्या है? अति सूक्ष्म एक कोश की समुद्री शैवाल होते हैं। इनकी लगभग 4000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां हैं? इनकी लगभग 4000 जातियां पाई जाती हैं। तो इनकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं? निम्नलिखित होती हैं। पहली अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये जो गति करते हैं, ये घूमते हुए गति करते हैं। गति क्या करते हैं? घूमते हुए गति, घूमते हुए करते हैं। ये पहली विशेषता हो जाती है। अगर हम इनकी दूसरी विशेषता देखें तो ये इनमें देखिए, एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि इनमें क्लोरोफिल अल्फा और क्लोरोफिल सी, ये दो प्रकार के क्लोरोफिल इनमें पाए जाते हैं। तो उन क्लोरोफिलों के कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाता है। तो उसमें से ये जो हैं, तो अगर इनके हम कलर की बात करें तो ये पीले, हरे, पीले होते हैं, हरे होते हैं, भूरे अथवा लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। ये कैसे होते हैं? पीले होते हैं, हरे होते हैं, भूरे होते हैं अथवा लाल रंग के दिखाई देते हैं। कुछ इनमें क्या है? रंगहीन भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? रंगहीन तरीके के कुछ डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं। तो ये जो रंगहीन तरीके के डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं, ये फ्लैगेलेट्स क्या अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात ये प्रमुखतः अमृतोपजीवी होते हैं। अगली एक कैरेक्टर की इनकी मैं बात करूं तो इनमें कसाब दो होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं दो फ्लैजिला होते हैं, दो कसाब होते हैं और उन दो कसाबों में से एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दो कसाबों में से एक छोटा कसाब होता है और एक बड़ा कसाब होता है। अगले इनके हम कैरेक्टर की बात करें, जो इनके कसाब हैं, तो अगर हम इनके फिगर को देखें तो इनका जो फिगर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इस तरीके का फिगर कुछ दिखाई देता है। तो इसमें ये जो खांच इनकी दिख रही है, तो ये खांच में एक फ्लैजिला स्थित होता है, छोटा वाला, इस तरीके से चारों तरफ से राउंड लिए रहता है। और एक फ्लैजिला क्या होता है? वो यहीं से फ्रंट को निकला होता है, जिसकी लंबाई वो लंबाई में बड़ा होता है। इस तरीके से इनके फ्लैजिला स्थित होते हैं। तो दो कसाब होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, जिसमें से जो कसाब हैं इनके
ये एक खांच के मध्य में स्थित होता है। एक कहाँ स्थित होता है? खांच के मध्य में, और एक नीचे की ओर लंबवत होता है। ये नीचे की ओर एक लंबवत होता है। इस प्रकार से इनकी फ्लैजिला की बात होती है। अब अभी मैंने क्लोरोफिल की बात की थी, तो ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी प्रमुखता क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। और मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी भी होते हैं ये। मृतोपजीवी जो है उनमें से ये समुद्री भी हैं, क्या होते हैं? ये समुद्री भी होते हैं। और समुद्री होने के साथ साथ में ये अकशेरुकी जो जीव हैं आपके, अकशेरुकीय जीव, उनमें कैसे रहते हैं? ये सहजीवी के रूप में भी रहते हैं। अकशेरुकी जीवों में सहजीवी के रूप में भी ये रहते हैं। और इनमें जो इनकी प्रमुख विशेषता होती है एक, और जो अगर हम इनके अगले कैरेक्टर की, और इनका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इनकी जो कुछ जातियां हैं वो क्या करती हैं? वो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इनकी कुछ जातियां प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और प्रकाश उत्पन्न करने के कारण ही, जो ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसके कारण ही ये दीप्तिमान, जहां जिस जगह पर ये पाए जाएंगे वो जगह क्या कैसी दिखेगी? ये दीप्तिमान जगह दिखेगी, प्रकाश युक्त जगह दिखेगी। तभी आप लोगों ने देखा होगा या सुनने को आया होगा कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखता है दूर से, क्यों रात में चमकता है? तो वो चमकने का यही कारण है, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स नामक प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटोजोन होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये पानी में अधिक मात्रा में जब हो जाते हैं तो उसके कारण से वहां का पानी क्या होने लगता है? चमकदार हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है, और उस दीप्तिमान के कारण ही उनका कलर उस तरीके का हो जाता है। कुछ आप लोगों ने सुना होगा लाल सागर। लाल सागर लाल क्यों है? वो डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण ही लाल है। वहां बहुत सारे, एक डायनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत एक जो है शैवाल, एक जो है एनिमल आता है, उसका नाम है गोइनोलैक्स। गोइनोलैक्स जो होता है जब जनन की क्रिया करता है तो जनन की क्रिया के फलस्वरूप ये बहुत अधिक मात्रा में, ये प्रचुर मात्रा में अपने आप को ग्रोथ करता है, और ग्रोथ के फलस्वरूप बहुत सारे अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जिसके कारण वहां का पानी क्या होने लगता है? लाल होने लगता है, और वह लाल दिखाई देता है। उसके साथ साथ में लाल सागर को ही मृत सागर कहते हैं। मृत सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनन की क्रिया के फलस्वरूप बहुत सारे टॉक्सिन छोड़ते हैं, अर्थात जहरीले विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं। उन विषाक्त पदार्थों के कारण ही वहां उस लाल सागर को ही मृत सागर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगला इनका कैरेक्टर क्या होता है? अगले कैरेक्टर की अगर इनकी मैं बात करूं तो ये क्या होती है? इनकी कुछ जातियां प्रकाश उत्पन्न करती हैं, इसी कारण समुद्री जल रात में दीप्तिमान दिखाई देता है। अगर दीप्तिमान की मैं बात करूं, एक होता है नाक्टिल्यूका। नाक्टिल्यूका के कारण नीला होता है, प्रकाश समुद्री जल दिखाई देने लगता है। अगला कैरेक्टर पांचवा है इनकी कुछ जातियां प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण
समुद्र का जल रात में दीप्तिमान हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनकी, एक होता है नाक्टी लुका, इसके कारण पानी नीला होता है, और दूसरा होता है गोनियोलैक्स, इसके कारण पानी लाल दिखाई देता है। नॉक्टिलुका के कारण नीला और गानियोलैक्स के कारण पानी लाल दिखाई देने लगता है। इनके अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला जो कैरेक्टर होता है, इनका शरीर सेलुलोज से बनी दृढ़ पट्टिकाओं से ढका रहता है। दृढ़ पट्टिकाओं से ढका रहता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ये तो है ही नाक्टिलुका और गोनियोलैक्स, उसके अलावा जिम्नोडियम, और नाक्टिलुका, गोनियोलैक्स आदि, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस प्रकार से डायनोफ्लैजिलेट्स समाप्त हो गया। अब अगला समूह आता है यूग्लिनाइट्स। अब ये जो यूग्लिनाइट्स हैं, इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या है, यूग्लिना। यूग्लिनाइट से शब्द आ रहा है यूग्लिना, तो इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, यूग्लिना वाले आएंगे। तो यूग्लिना अर्थात ऐसे जंतु जो स्वच्छ जल में प्रमुखता रूप से पाए जाएं, और इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं वो अपना भोजन पादपों के समान बना लेते हैं, और अगर कोई समस्या है तो जंतुओं के समान अपना भोजन बना लेते हैं। तो अर्थात ये पादप और जंतु जगत के करीबी होते हैं। तो ये क्या हैं, ये स्वच्छ जली एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये क्या हैं, ये स्वच्छ जली एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें पौधों और जंतुओं दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंतर्गत लगभग 80 वंश हैं, और लगभग 800 जातियां होती हैं। ठीक, अब अगर हम इनके सामान्य लक्षणों की बात करें तो पहला कैरेक्टर क्या है, सबसे पहली बात क्या आ जाएगी इसके अंतर्गत, ये जंतुओं, और मैंने बताया भी कि ये एक कोशिकीय जंतुओं, स्वच्छ जली एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये कैसे हैं, स्वच्छ जली एक कोशिकीय जीव हैं। ये जंतुओं और पादपों दोनों के समान कार्य करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। तो पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये जंतुओं और पादपों के समान, जंतुओं और पादपों के बीच के करीब होते हैं, पहला कैरेक्टर। ठीक, दूसरी बात क्या हो जाएगी इसमें, इनका रंग कैसा होता है, हरा, और आकार आप लोगों ने इनका देखा होगा। आकार की अगर मैं बात करूं
तो इनका आकार कुछ इस तरीके का हो सकता है। ये क्या होते हैं? हरे रंग के तर्करूपी, तर्करूपी ऊपर से चौड़े और नीचे से पतले। ये हरे रंग के तर्करूपी, और इनकी जो औसतन लंबाई होती है कितनी होती है? तर्करूपी औसतन लंबाई इनकी, औसतन लंबाई 0.13 mm मिलीमीटर इतनी होती है। 0.13 mm औसतन इनकी लंबाई होती है। पिछला सिरा क्या होता है इनका? नुकीला, और अगला सिरा क्या होता है? चौड़ा, कुंद सा होता है। ठीक, ये कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ये हरे रंग के तर्करूपी, औसतन इनकी लंबाई 1.3 mm, इनका पिछला सिरा नुकीला और अगला सिरा कुंद सा होता है, अर्थात चौड़ा होता है। अब अगर हम तीसरे कैरेक्टर की इनकी हम बात करें, इनका जो एक कोशिकीय शरीर है, तो इन शरीर पर इसका जो बाहरी आवरण होता है वह महीन और लचीली पेलिकल का आवरण होता है। इनका आवरण काहे का होता है? आवरण पेलिकल। ये जो बाहरी आवरण है इनमें काहे का होता है? पेलिकल का आवरण बना हो। चौथा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इनका अग्रभाग कीपनुमा होता है, जिससे एक लंबा फ्लैजिला निकलता है। ये क्या है? फ्लैजिला। अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इनका अग्रभाग कीपनुमा, जिससे एक लंबा फ्लैजिला निकलता है। ठीक, फिर इसमें अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ये जो फ्लैजिला निकल रहा है ये इनका क्या है? गमन करने वाला अंग है, गमनांग कहेंगे इसको हम। फ्लैजिला क्या होता है इनका? गमनांग कहते हैं फ्लैजिला को, और इसी के माध्यम से, यह फ्लैजिला के माध्यम से ही तैरने का काम करता है। अगले कैरेक्टर की इनकी अगर हम बात देखें, तो इनमें जो जनन की क्रिया होती है वह लंबवत कोशिका विभाजन द्वारा होती है। ठीक है, अनुलंब द्विविभाजन द्वारा होता है। अनुलंब मतलब ऐसे ये फटेगा, और दो, ये जो है दो चीजों का निर्माण, दो जो है दो युगलीना का निर्माण कर लेगा। मतलब ये अनुलंब विभाजन ऐसे है, ऐसे होता है। ठीक, तो अब ऐसे से ये ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, दो बीच से फटेंगे, बीचों बीच से। ठीक, यहां से इसमें अब यहां मजबूरी है, यहां खड़ी काट दिख रही है, तो ये ऐसे ऐसे नहीं होएगा। ये जैसे ये हो गया एक एनिमल, ये हो गया, तो यह बीचों बीच से, यहां से ऊपर के हिस्से से फट करके ये अलग अलग दो हो जाएंगे। मतलब ये यहां से ऐसे फटेगा, ये ऐसे फट करके फिर अलग अलग हो जाएंगे और दो एनिमल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जनन क्या होता है इसमें? अलैंगिक टाइप का, लेकिन वह जनन का प्रकार कैसा है? अनुलंब कोशिका विभाजन। अनुलंब विभाजन द्वारा इसमें जनन का काम होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसके सामान्य कैरेक्टर हो गए। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो युगलीना, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? युगलीना इसका एग्जाम्पल होता है। एक बार मैं फिर से सभी चीजों की चर्चा इसके मैं कर दे रहा हूं। इसके अंतर्गत लगभग 80 वंश और 800 जातियां आती हैं। इसके अंतर्गत लगभग 80 वंश और 800 जातियां आती हैं। ये पादपों और जंतुओं के बीच के संयोजक कड़ी होते हैं। पहला कैरेक्टर क्या हो गया? ये पादपों और जंतुओं के बीच के संयोजक कड़ी होते हैं, अर्थात ये पादपों के समान भी रह सकते हैं और जंतुओं के समान भी रह सकते हैं। ये हरे रंग के तर्करूपी, औसतन इनकी लंबाई 1.3 mm
और तर्क रूपी औसतन इनकी लंबाई 1.3 mm तर्क रूपी ये होते हैं। इनका अग्रभाग चौड़ा और पृष्ठभाग नुकीला होता है। अगला कैरेक्टर आवरण, इनमें जो बाह्य आवरण होता है लचीला पेलिकिल का बना होता है, लचीला पेलिकिल का बना होता है। इनके अगर हम अगले कैरेक्टर की बात करें तो इनका मुंह कीपनुमा, इनकी ऊपर की ओर अग्रभाग पर एक कीपनुमा भाग होता है जिससे फ्लैजिला निकला होता है। अगले कैरेक्टर की हम बात करें, फ्लैजिला इनका गमनांग है जो इनको जल में तैरने के लिए सहायक होता है, जो इनको जल में तैरने के लिए सहायक होता है। अगला कैरेक्टर क्या है, इनमें अलैंगिक प्रकार का जनन होता है, लेकिन वह जनन अनुलंब कोशिका विभाजन द्वारा लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन के माध्यम से इनमें जनन की क्रिया होती है। ठीक, तो और एग्जाम्पल इनका यूग्लिना होता है। इस प्रकार से यूग्लिनाइड्स समाप्त हो गया। अब यूग्लिनाइड्स के बाद में अगर हम बात करें तो बात आती है कवक सम प्रोटिस्टा, मतलब चौथे प्रोटिस्टा हैं ये। अगले हैं कवक सम प्रोटिस्टा, कवकों के समान प्रोटिस्टा, या इनको बोलते हैं अवपंक कवक। एक चीज और इनके लिए प्रयोग किया जाता है श्लेष्म कवक या श्लेष्म कवक, श्लेष्म कवक। ठीक, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फंगी लाइक प्रोटिस्टा या स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या हैं, ये कवकों के समान प्रोटिस्टा होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कवकों के समान प्रोटिस्टा हैं। ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं, ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। ये कवकों के समान प्रोटिस्टा होते हैं, ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। जब ये परजीवी और मृतोपजीवी होंगे और कवकों के समान होंगे तो इनमें क्या होएगा, इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाएगा, अर्थात क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसी कारण इन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ये पहले कैरेक्टर की बात हो गई। पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि इनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण इन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर क्या होता है इसमें, दूसरे कैरेक्टर की अगर हम देखें बात तो इनकी कायिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। इनकी कायिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती इनकी कायिक कोशिका में। अगला कैरेक्टर, ये अमीबा के समान दिखाई देते हैं, ये अमीबा सदस्य प्रतीत होते हैं, ये अमीबा सदृश प्रतीत होते हैं। ठीक, अगला कैरेक्टर इनका देखें हम, मोस्टली ये
क्या होते हैं? मृतोपजीवी। भाई कवक समान है तो मृतोपजीवी होंगे। तो क्या होते हैं? ये अधिकांशतः मृतोपजीवी होते हैं। अगला कैरेक्टर क्या होता है? ये अकोशिकीय या कोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ये अकोशिकीय या कोशिकीय दोनों प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंतर्गत फाइसेरम, डिप्टीरियोस्टिलियम, ये आदि। इस प्रकार से ये कवकसम प्रोटिस्टा हो गए। तो 4 प्रकार के मैंने प्रोटिस्टा बता दिए। अंतिम प्रकार के और प्रोटिस्टा जगत के सबसे विकसित प्रोटिस्टा जो हैं वो मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा।